नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल पीएम स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और इस क्रम में पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखा था। इस अध्याय के अंतर्गत हमने देखा था कि भारतीय जो संविधान है वो किस तरह का है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा हमने इस संविधान की जो कुछ विषयों पर आलोचना की गई है उस सब को भी देखा था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना क्या होता है। तो दोस्तों, प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय या भूमिका होता है, यानी संविधान के में क्या निहित है इसका स्रोत जो है वो प्रस्तावना में निहित होता है, यानी प्रस्तावना संविधान का सार होता है। इसीलिए एक संविधान विशेषज्ञ N.K. पालकीवाला ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा था। आइए दोस्तों, हम देखते हैं प्रस्तावना के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को। दोस्तों, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी या आत्मा कहा गया है। यानी जब भी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान का आत्मा या कुंजी किसे कहा गया है, तो दोस्तों हमारा जवाब होगा कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी या आत्मा कहा गया है। एक दोस्तों इससे रिलेट करके एक और क्वेश्चन आता है कि B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा है। दोस्तों, दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। एक तो है इसमें सीधे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो हमारा जवाब होगा प्रस्तावना। लेकिन जब B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर से जोड़कर प्रश्न पूछा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा है, तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया है कि यह संविधान का परिचय कराता है कि संविधान किस प्रकार का होगा, इसलिए इसे परिचायक कहते हैं। यानी प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचायक होता है। N.K. पालकीवाला ने क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक परिचय पत्र है। यानी हमें प्रस्तावना को पढ़ के ही पता चलता है कि संविधान की प्रकृति क्या है, यानी पूरे संविधान का परिचय कराता है हमें प्रस्तावना। इसीलिए N.K. पालकीवाला ने कहा था कि यह संविधान का परिचय पत्र है। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू। और जब तैयार किया गया उस समय इसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया और उस पर विचार करने के बाद संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। यानी हमसे पूछा जाएगा कि इस भारतीय प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, तो हमारा जवाब होगा 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि प्रस्तावना में जो तत्व निहित हैं वो क्या सब है। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि प्रस्तावना कहती है कि भारतीय संविधान की जो शक्ति है वो यहाँ के लोगों में निहित है। यानी भारतीय संविधान जो है वो भारत के लोगों से अपनी शक्ति ग्रहण करती है। यानी भारत में जो शासन चलता है वो किसका चलता है? जनता का शासन चलता है और जनता सर्वोच्च होती है। इसके बाद दोस्तों, संविधान भारत के प्रकृति के बारे में भी बताता है कि भारत जो है वो किस प्रकार है। तो सबसे पहले है इसके अंतर्गत संप्रभु। दोस्तों, यहाँ पर संप्रभु का मतलब जानना अत्यंत आवश्यक है। संप्रभु क्या होता है? संप्रभु का तात्पर्य है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और अपने सभी आंतरिक एवं बाहरी मामलों के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। यह किसी अन्य देशों का डोमिनियन नहीं है। हालांकि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रमंडल का सदस्य जरूर है, परंतु इससे भारत की संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ या राष्ट्रमंडल दोनों किसी भी प्रस्ताव या किसी भी मुद्दे को लेकर भारत में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इस प्रकार भारत एक संप्रभु देश है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों समाजवादी।
भारत एक समाजवादी देश है। और किस तरह का समाजवादी है, तो भारत का जो समाजवादी लक्षण है वो गांधीवादी और मार्क्सवादी दोनों समाजवादी का मिला जुला रूप है। हालांकि 1991 में जो उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ कि समाजवादी लक्षण जो गांधीवादी से है थोड़ा हट के चल रही है, परंतु अभी भी भारतीय समाजवादी परिवेश पर गांधीवादी समाजवादी का लक्षण विशेष रूप से परिलक्षित होता है। इसके बाद है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है और इस देश में जितने भी धर्म हैं सबको समान रूप से दर्जा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष धर्म को विशेष रूप से ट्रीट किया जाता है, यानी विशेष रूप से उनकी वकालत की जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्म के लोगों को समान रूप से आदर दिया जाता है। जैसा कि हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा भी करते हैं, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो ये तत्व हमें साबित करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके बाद है दोस्तों लोकतांत्रिक, यानी भारतीय संविधान जो है वो भारत को एक लोकतांत्रिक देश साबित करती है। लोकतांत्रिक कहने का मतलब है कि यहाँ पे जनता का शासन है। एक लोकतंत्र और एक राजतंत्र होता है शासन की पद्धति। राजतंत्र में राजा का शासन चलता है, जबकि लोकतंत्र में है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो शासन करते हैं। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी दो प्रकार से होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो दोस्तों भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अप्रत्यक्ष तरीके का है, यानी भारत में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो संसद में जाकर जो बहुमत दल होती है वो अपने में एक नेता का चुनाव करते हैं और वही भारत का प्रधान होता है, जो वास्तविक प्रधान होता है। तो इस प्रकार भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद है दोस्तों गणतंत्रात्मक, यानी भारत लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ गणतंत्रात्मक देश भी है। गणतंत्रात्मक कहने का तात्पर्य है कि भारत के जो प्रधान होते हैं, कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं यानी राष्ट्रपति, उनका चुनाव किया जाता है, न कि वो राजशाही पद्धति के अंतर्गत आते हैं, यानी उनमें वंशानुगत नहीं होती है। जैसे राजशाही में होता है कि किसी के यदि पिताजी शासक हैं तो फिर उनके बेटे शासक होते हैं, फिर उनके बेटे शासक होते हैं। ऐसी पद्धति भारत में नहीं है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन होता है। जैसा कि हम ब्रिटेन में देखते हैं वहाँ पर राजशाही पद्धति है, यानी वहाँ महारानी का शासन चलता है, उनके बाद उनके उत्तराधिकारी का शासन चलेगा वहाँ पर। लेकिन भारत में जो प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, उनका चुनाव किया जाता है। ये गणतंत्रात्मक विशेषता है भारतीय संविधान की। इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना में जो है वो संविधान के उद्देश्य को निहित किया गया है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य को निहित किया गया है, यानी भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो प्रस्तावना से पता चलता है। और कितने प्रकार के उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लिखित है, तो 4 उद्देश्य हैं, जिनमें एक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये 4 तरह के न्याय 4 तरह के उद्देश्य का उल्लेख जो है वो भारतीय प्रस्तावना में किया गया है। दोस्तों देखते हैं दोस्तों न्याय। भारतीय प्रस्तावना जो है उसमें 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई है। कौन कौन से न्याय, तो एक है सामाजिक न्याय। कौन कौन से न्याय है, तो एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। दोस्तों सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि भारत के समाज में जितने भी लोग हैं उनको समान रूप से न्याय मिलेगा, यानी उनमें कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही जाति, धर्म या मूल, वंश इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सबको समान रूप से न्यायिक अवसर मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय कहने का अर्थ है
कि भारत में न्याय व्यवस्था जो है वो सभी लोगों के लिए समान होगी, यानी कोई भी जो अमीर हो चाहे गरीब हो, इससे उनका भारतीय संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सबको समान रूप से उचित अवसर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि भारत के जितने भी नागरिक है सबों को समान रूप से राजनीतिक न्याय प्राप्त है, यानी राजनीति में उनको समान अवसर मिलने के लिए समान अवसर उनको दिया जाएगा ताकि वो राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। तो दोस्तों ये थी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद है दोस्तों इसकी दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता, यानी भारतीय नागरिक जो हैं उनको कुछ विशेष प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए। ये स्वतंत्रता इस प्रकार है कि ताकि वो अपना और अपने साथ साथ देश का दोनों का विकास सुरक्षित कर सकते हैं। और इस स्वतंत्रता में एक चीज का ख्याल रखा गया है कि इस स्वतंत्रता का पालन करते वक्त भारत की जो एकता एवं अखंडता है उस पर इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, जिसको प्रतिकूल प्रभाव कहते हैं वो प्रभाव न पड़े। यानी ये स्वतंत्रता जो है पूर्ण रूप से देश के हित में और नागरिकों के हित में होना चाहिए, न कि इसके विरोध में। भारतीय संविधान में जो है वो लोगों को समता का अधिकार दिया गया है, यानी कानून के समक्ष सबको समान रूप से अवसर दिए जाएंगे, यानी कोई भी बड़ा छोटा, ऊंच नीच, जाति, रंग, रूप, लिंग आधार के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सबको समान और उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसकी व्यवस्था जो है हमारे संविधान में की गई है, जो कि प्रस्तावना से भी झलकती है। उसके बाद है दोस्तों बंधुत्व। ये बंधुत्व क्या है? तो भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनमें आपसी द्वेष होना स्वाभाविक है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। परंतु देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि वे आपस में बंधुत्व की भावना से रहें, जिससे कि देश की एकता एवं अखंडता जो है वो अक्षुण्ण रह सके और इस पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। इसकी व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है, जो कि प्रस्तावना के उद्देश्य से पता चलता है। उसके बाद दोस्तों है कि संविधान जो पारित हुआ था वो कब हुआ था? तो संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ था। ये भी कहाँ से पता चलता है? तो ये भी हमारे प्रस्तावना से पता चलता है, यानी प्रस्तावना से हमें 4 चीजों के बारे में पता चलता है। पहला है कि संविधान का स्रोत क्या है, मतलब संविधान पर जो है वो शक्ति कहाँ से आती है? तो जनता से आती है। उसके बाद है भारत की प्रकृति, यानी भारत की प्रकृति कैसा है, भारत में शासन व्यवस्था कैसा चलता है। उसके बाद तीसरा है संविधान का उद्देश्य, यानी भारतीय संविधान जो है उसको लागू करने का मूल उद्देश्य क्या है, उसका मूल क्या है। उसके बाद दोस्तों है कि भारतीय संविधान कब पारित किया गया। ये 4 चीजें हमें प्रस्तावना से पता चलती है। उसके बाद दोस्तों है कि प्रस्तावना में जो है अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया था, वो भी 1976 में, यानी संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। और इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक समाजवादी। हालांकि ये शब्द जोड़ने से पहले भारत में समाजवादी लक्षण चला आ रहा था, परंतु उस समय तक प्रस्तावना में ये शब्द नहीं जुड़ा हुआ था, इसीलिए इस संशोधन में सबसे पहले समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जैसा कि पहले ही बताया है कि पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष होता है, यानी भारत का कोई ना कोई विशेष पंथ होगा ना कोई धर्म होगा। उसके बाद अखंडता शब्द को भी इसी संशोधन में जोड़ा गया, यानी 42वें संशोधन में इन 3 बातों को प्रस्तावना में शामिल किया गया। दोस्तों इससे पहले भी कोशिश की गई कि इसमें संशोधन किया जाए, परंतु इसके मामले में 2 फैसले बड़े चर्चित रहे हैं। एक बेरोवारी संघवाद 1960 और एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। तो बेरोवारी संघवाद जो 1960 था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का अंग ही नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें आर्टिकल 368 के तहत
संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस समय संशोधन करने की जो कोशिश की जा रही थी वो विफल रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतएव इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का आंतरिक भाग है और भारतीय संविधान में जहां भी किसी प्रावधान में भाषा अस्पष्ट हो तो वो कहां से लिया जाएगा, प्रस्तावना से लिया जाएगा। इनका कहना था कि चूंकि प्रस्तावना भारतीय संविधान का आंतरिक अंग है, इसीलिए इसको संविधान संशोधन यानी आर्टिकल 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। परंतु इसमें एक चीज का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि इसके जो मूल ढांचा है या भारतीय संविधान की जो मूल ढांचा है वो अपरिवर्तित रहे, यानी इसमें कुछ काट छांट नहीं कर सकते हैं, आप कुछ जोड़ सकते हैं जिससे कि भारतीय संविधान की मूल आस्था, मूल भावना अक्षुण्ण रहे। तो दोस्तों, केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि भारतीय संविधान का एक अंग है प्रस्तावना तथा सरकार इसको या संसद इसको संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित कर सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने प्रस्तावना से जुड़े विशेष बातों को देखा है और अच्छे से समझ चुके हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें तथा आगे के वीडियो से अप टू डेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।